मानव में पाचन तंत्र। जैसा कि आप लोगों को पाचन की परिभाषा में बताया कि सरल पदार्थों को तो बनाने की क्रिया या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। और इस पाचन की क्रिया के लिए मानव में एक पर्टिकुलर या वेल डेवलप्ड पाचन तंत्र पाया जाता है। जब हम मानव के पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मानव के पाचन तंत्र में एक सुविकसित आहार नाल होती है जो कि मुख से यानी अग्र सिरे पर मुख और तथा पश्च सिरे पर गुदा तक विस्तृत होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों या पाचक रसों का स्राव करने के लिए सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती है। जब हम सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं, सहायक ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो आहार नाल का तो भाग नहीं होती है, लेकिन इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। और इन सहायक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां है, अग्नाशय है और इसके अतिरिक्त यकृत होता है। अब जब हम आहार नाल की संरचनाओं की बात करते हैं तो मानव में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अग्र सिरे पर मुख से पश्च सिरे पर गुदा तक विस्तृत होती है। अगर इस आहार नाल के जब विभिन्न भागों की बात करते हैं तो आहार नाल में सबसे पहले अग्र सिरे पर एक मुख होता है। अब अग्र सिरे पर स्थित जो मुख होता है वो मुख ऊपरी तथा निचले दो ओष्ठों के द्वारा घिरा होता है। मुख दो ओष्ठों के द्वारा घिरा होता है। अब ये जो मुख होता है ये मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है और मुख गुहा को ओरल कैविटी कहते हैं। इस मुख गुहा के ऊपर की ओर एक नासा गुहा उपस्थित होती है। अब ये जो नासा गुहा और मुख गुहा होती है इन दोनों के मध्य अस्थियों से निर्मित एक पतली पट्ट समान संरचना पाई जाती है और उसी पट्ट को कह देते हैं तालु। पट्ट को तालु और इसी तालु को पैलेट कह देते हैं। अब ये जो पैलेट या तालु वाला भाग है इसका आगे वाला भाग कठोर होता है तथा पीछे वाला भाग लास्ट वाला भाग ये वाला भाग कोमल होता है। और ये कोमल वाला भाग गले में इस प्रकार से लटका हुआ रहता है और उसको विलम या यूला कह देते हैं, यूला। और इसी को हिंदी में कह देते हैं काग या कौवा कह देते हैं। और ये काग या जो कौवा होता है ये काग या कौवा भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकता है। ये जो मुख गुहा है इस मुख गुहा के आधार पर यहाँ पर जीभ पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान करवाने का कार्य करती है। अब मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती है जिनमें एक जोड़ी लार ग्रंथियां कान के पास स्थित होती है और जो कान के पास स्थित लार ग्रंथियां है उन लार ग्रंथियों को पैरोटिड लार ग्रंथियां कह देते हैं। और जब कभी इन पैरोटिड लार ग्रंथियों में वायरस का संक्रमण हो जाता है, विषाणु संक्रमण हो जाता है तो विषाणु संक्रमण से इनका आकार बड़ा हो जाता है और उस आकार से बड़ा होने वाले रोग को कह देते हैं मम्प्स और इसी मम्प्स को कह देते हैं कर्णभेद। तो पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आना किसके कारण, विषाणु के संक्रमण के कारण, ये कहलाता है मम्प्स। इसके अतिरिक्त 2 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख गुहा के आधार पर स्थित होती है जिनको सबलिंगुअल या सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियां कहते हैं। ये जो मुख गुहा होती है ये मुख गुहा आगे की ओर एक खालिस्तान में खुलती है और इसी खालिस्तान में ग्रसनी भी खुलती है। और ये जो खालिस्तान है इस खालिस्तान को हमने कहा ग्रसनी। अब ये जो ग्रसनी वाला भाग होता है यह ग्रसनी वाला भाग यहाँ से देखिए आप मुख गुहा आ रही है, इस साइड से आ रही है नासा गुहा, यानी ये ग्रसनी श्वसन और पाचन, श्वसन एवं पाचन दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है। पाचन में उभयनिष्ठ, श्वसन और पाचन में उभयनिष्ठ भाग होता है ग्रसनी। अब ये जो ग्रसनी है इस ग्रसनी से पीछे की ओर यहाँ पर ग्रसनी वाले भाग के अंदर यहाँ पर गले में 2 नलियां पाई जाती है जिनमें अधर सतह या सामने की ओर स्थित जो नली होती है वो सामने की ओर स्थित नली को श्वास नली कहते हैं। और इस श्वास नली के पीछे की ओर स्थित जो नलिकाकार संरचना होती है उस नलिकाकार संरचना को ग्रसिका या इसोफेगस कहते हैं। अब यहाँ पर भोजन तो आएगा ग्रसिका में और श्वास आएगी श्वास नली में। इस कारण इस श्वास नली में भोजन को आने से रोकने के लिए यहाँ पर एक छिद्र या एक ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन को घाटी ढापन कहते हैं तथा इस छिद्र को घाटी या ग्लोटिस कहते हैं जिसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा श्वसन तंत्र में करने वाले हैं।
अब ये जो ग्रसिका है, ये ग्रसिका एक सीधी नलिकाकार संरचना होती है। इस ग्रसिका का ये जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग में रेखित पेशियां होती है। ग्रसिका के अग्रभाग में रेखित या ऐच्छिक पेशियां होती है, जबकि पीछे पीछे जैसे जैसे अपन नीचे की ओर जाते जाएंगे तो इसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। इस ग्रसिका ईसोफेगस वाले भाग में भोजन के किसी भी घटक का पाचन नहीं होता। ये केवल और केवल भोजन को मुख गुहा से उदर गुहा में पहुंचाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर ये जो ग्रसिका है, ये ग्रसिका डायफ्राम को भेद कर, डायफ्राम वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य पाई जाने वाली एक पेशीय पट्टी समान संरचना होती है, जो कि श्वसन में सहायक होती है तथा स्तनधारियों का एक विशिष्ट लक्षण भी होती है। अब ये जो ग्रसिका है, डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करके एक थैली समान संरचना में खुलती है। अब ये जो थैली समान संरचना है, ये अंग्रेजी के जे के आकार की होती है और इस थैली समान संरचना को आमाशय कहते हैं। अब ये जो थैली समान संरचना आमाशय या स्टमक है, इस आमाशय या स्टमक के तीन मुख्य भाग होते हैं, सॉरी तीन नहीं, चार मुख्य भाग होते हैं। अब इन चार मुख्य भागों में कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, जब आमाशय के भागों को देखते हैं तो ये ग्रसिका है। अब इस ग्रसिका का जहां पर ओपनिंग हो रही है वो वाला भाग कहलाता है कार्डियक आमाशय। कार्डियक आमाशय, जठरागम, इसको कार्डियक या जठरागम आमाशय कहते हैं। इसके पीछे वाला जो भाग होता है, ये पीछे वाला भाग कहलाता है फंडस, और फिर फंडस के पीछे की ओर इसका अधिकांश जो बड़ा भाग है वही अधिकांश बड़ा भाग कहलाता है बॉडी, और इसका लास्ट वाला भाग जो है ये कहलाता है पाइलोरिक। तो इस प्रकार से एक आमाशय के कितने भाग हो गए? चार। जहां पर ग्रसिका आकर खुलती है उस भाग को तो कह देते हैं कार्डियक, ये इतना सा भाग हो गया कार्डियक। फिर उसके बाद में ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये कहलाता है फंडस, और उसके बाद में इसका अधिकांश जो भाग होता है ये अधिकांश भाग कहलाता है काय, और यहाँ से छोटी आंत्र जहां से उत्पन्न होती है वो भाग कहलाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक को शुद्ध हिंदी में जठर निर्गम भी कह देते हैं। जठर शब्द जो होता है वो जठर सामान्यतः आमाशय के लिए ही काम में लिया जाता है। अभी जहां पर ये ग्रसिका आ रही है वहीं पर इस प्रकार से यहाँ पर एक गोलीय अवरोधनी होती है। वो जो अवरोधनी है ये भोजन को मुख गुहा या ग्रसिका से आमाशय में जाने तो देती है, परंतु वापस आमाशय से आने से रोकने का कार्य करती है, और इस अवरोधनी को कहते हैं कार्डियक अवरोधनी। इस अवरोधनी को कार्डियक अवरोधनी कहते हैं। इसी प्रकार से आमाशय के पाइलोरिक भाग पर या जठर निर्गम भाग पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है, जो भोजन को आमाशय से छोटी आंत में तो जाने देती है परंतु छोटी आंत से वापस आमाशय में नहीं आने देती। अब ये पाइलोरिक भाग के बाद में है, इसी कारण इसको कहते हैं पाइलोरिक अवरोधनी। पाइलोरिक अवरोधनी। तो जब आमाशय की संरचना देखते हैं तो आमाशय में ग्रसिका खुलती है, तो जहां पर ग्रसिका खुलती है वहां पर पाई जाने वाली अवरोधनी को कहा कार्डियक अवरोधनी। आमाशय के इस भाग को कहा कार्डियक आमाशय, उसके पीछे वाले को फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक आमाशय। और जहां से पाइलोरिक आमाशय एंड होता है वहीं से छोटी आंत्र उत्पन्न होती है, और जहां से छोटी आंत्र उत्पन्न होती है वहीं पर पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है, जो कि भोजन को आमाशय से छोटी आंत में तो जाने देती है परंतु वापस छोटी आंत से आमाशय में नहीं आने देती। ठीक है। अब उसके पश्चात यहां से एक अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचना उत्पन्न होती है, और ये जो अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचना उत्पन्न हो रही है इसी कुंडलित नलिकाकार संरचना को कहते हैं छोटी आंत्र। जब छोटी आंत्र के भाग देखते हैं तो छोटी आंत्र का पहला भाग कहलाता है ड्यूडेनम। छोटी आंत्र का पहला भाग कहलाता है ड्यूडेनम, या इसी भाग को कहते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनम या ग्रहणी। अब ये जो छोटी आंत्र का पहला सी आकार का भाग है, इसी सी आकार के भाग को हम कहने वाले हैं ग्रहणी। अब ये जो ग्रहणी है ये सी आकार का होता है। इस ग्रहणी में कई श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिनके कार्य क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, जिनको कि हम ब्रूनर की ग्रंथियां भी कहते हैं। फिर उसके पश्चात दूसरा जो कुंडलित भाग होता है वो दूसरा कुंडलित भाग कहलाता है अग्रशुदांत्र। अग्रशुदांत्र। अग्रशुदांत्र के पीछे की ओर जो अत्यधिक कुंडलित भाग होता है वो अत्यधिक कुंडलित भाग कहलाता है शुदांत्र। अब ये जो अग्रशुदांत्र है इसको कहते हैं जेजुनम, और शुदांत्र को कहते हैं
इलियम। इस प्रकार से छोटी आंत्र के भी 3 भाग हो जाते हैं। इसका प्राथमिक जो आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है, वो आमाशय से जुड़ा हुआ सी आकार का भाग कहलाता है ग्रहणी या ड्यूडेनम। फिर उसके आगे का कुंडलित भाग कहलाता है जेजुनम, और फिर उसके आगे का अत्यधिक कुंडलित भाग कहलाता है शुद्धांत्र इलियम। ठीक है। अब ये जो शुद्धांत्र होती है, ये शुद्धांत्र पीछे की ओर बड़ी आंत्र में खुलती है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि छोटी आंत्र जो होती है, उस छोटी आंत्र की लंबाई बड़ी आंत्र से ज्यादा होती है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर उसको तो बड़ी आंत्र कहना चाहिए, जबकि बड़ी आंत्र की लंबाई कम होती है, फिर भी उसको बड़ी आंत्र क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि छोटी आंत्र की लंबाई तो ज्यादा होती है परंतु व्यास मोटाई कम होती है, जबकि बड़ी आंत्र की मोटाई तो ज्यादा यानी व्यास ज्यादा और लंबाई कम होती है। व्यास ज्यादा होने के कारण ही इसे बड़ी आंत्र कहते हैं। अब ये जो छोटी आंत्र का अंतिम भाग है शुद्धांत्र, ये अंतिम भाग एक बंद छोटी सी थैली जैसी संरचना में खुलता है, और यही छोटी थैली जैसी संरचना कहलाती है सीकम। और ये जो सीकम वाला भाग होता है, इसी सीकम को कह देते हैं हिंदी में अंधनाद, जिसके अंदर कई सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इसी सीकम के पास में जुड़ी हुई एक छोटी सी संरचना होती है, इस छोटी सी संरचना को कह देते हैं अपेंडिक्स। छोटी सी संरचना को अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो अपेंडिक्स होती है, ये अपेंडिक्स शाकाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो भोजन होते हैं, उस भोजन का मुख्य घटक सेलुलोज होता है, और इस सेलुलोज का पाचन करने के लिए सेलुलोज एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वो सेलुलोज एंजाइम निकालने वाले सहजीवी जीवाणु अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। मानव में अपेंडिक्स निष्क्रिय या अवशेषी रूडिमेंट्री अंग के रूप में पाई जाती है। इसी कारण मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। सेलुलोज जिस प्रकार से शरीर में जाएगा, उसी प्रकार से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएगा। मानव में ये जो अपेंडिक्स होती है, ये अपेंडिक्स एक लिम्फोइड ऑर्गन है, लसीकाव ऊतक की तरह कार्य करती है और प्रतिरक्षा में सहायक होती है। अब इस सीकम और इस इलियम, इन दोनों के मध्य में भी यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, सीकम और इलियम के मध्य। अब ये जो सीकम और इलियम के मध्य कपाट है, इस कपाट को कहते हैं त्रिकांत्र कपाट। त्रिकांत्र कपाट। और ये जो त्रिकांत्र कपाट है, इसी कपाट को कहते हैं इलियोसिकल कपाट। अब ये जो इलियोसिकल कपाट है, ये इलियोसिकल कपाट भोजन को छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में तो आने देता है, परंतु वापस बड़ी आंत्र से छोटी आंत्र में नहीं जाने देता। तो सीकम और इलियम के मध्य कौन सा कपाट होता है? इलियोसिकल कपाट, जो कि भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में तो आने देता है, परंतु बड़ी आंत से वापस छोटी आंत में नहीं जाने देता। अब इस बड़ी आंत का ये आगे का जो विस्तृत वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, ये विस्तृत वाला भाग कहलाता है कोलोन, और इसी कोलोन को हम कह देते हैं वृद्धांत्र। कोलोन को कह देते हैं वृद्धांत्र। बड़ी आंत्र का आगे दूसरे नंबर का भाग कहलाता है वृद्धांत्र। जब इस वृद्धांत्र के भागों को देखते हैं तो इसके भाग होते हैं 4। एक तो आरोही, फिर इसके पश्चात अनुप्रस्थ, और तत्पश्चात अवरोही, और फिर उसके पश्चात सिग्मोइड भाग होते हैं। अब ये भाग कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सुनिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया सीकम। इस सीकम से आगे का ये वाला जो भाग हम देख रहे हैं, जिसमें भुजा ऊपर की ओर गमन कर रही है, अग्र अक्ष की ओर जा रही है, तो इस भाग को कह देते हैं आरोही। फिर उसके पश्चात इसका ये जो नीचे पड़ा हुआ भाग है, ये कहलाता है अनुप्रस्थ, और फिर ये जो ऐसे नीचे की ओर मुंह कर रहा है, ये भाग कहलाता है अवरोही। और इसका यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है सिग्मोइड। ये हो गया अवरोही, और इसके पश्चात ये बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग होता है अनुप्रस्थ, और यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है आरोही। तो कोलोन के 4 भाग हो गए। इसका प्रारंभिक पहला भाग कहलाता है आरोही, देन अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, फिर उसके बाद में अवरोही, और उसके बाद में सिग्मोइड। अब जो सिग्मोइड भाग होता है, ये सिग्मोइड भाग एक थैली समान संरचना, छोटी संरचना में खुलता है। उस छोटी थैली समान संरचना को मलाशय या रेक्टम कह देते हैं। और ये जो मलाशय या रेक्टम होता है, इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ यानी जो अपाचित या जिनका अवशोषण नहीं हुआ, उन पदार्थों का एकत्रण होता है, और इन पदार्थों को गुदा के द्वारा
शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गई कुछ इनकी बातें। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आमाशय और ये जो ग्रहणी का सी आकार का भाग है या ड्यूडेनल पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक पत्ती समान संरचना या पत्ती समान ग्रंथि पाई जाती है और यही पत्ती समान ग्रंथि कहलाती है पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। प्रथम ग्रंथि तो यकृत और दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है पैंक्रियाज। और ये जो पैंक्रियाज होती है, इस पैंक्रियाज के द्वारा अग्नाशय रस भी निकलता है और कुछ हार्मोन भी निकलते हैं। तो इससे संबंधित जो हार्मोन है, उन हार्मोनों की वार्ता हम करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र में, जिसमें सभी हार्मोनों का अध्ययन करने वाले हैं। और अग्नाशय रस की हम बात अभी पाचन तंत्र में करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो पेशीय डायफ्राम है, इस पेशीय डायफ्राम से एक लवित्राकार तंतु, जिसको कह देते हैं फेल्सीफेरम लिगामेंट, लवित्राकार तंतु या स्नायु के द्वारा एक संरचना जुड़ी रहती है और उस तंतु के द्वारा जुड़ी रहने के कारण ये दो पिंडों में विभक्त हो जाती है और इसी संरचना को कहते हैं यकृत। और ये जो यकृत है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे व्यस्त ग्रंथि कहलाती है। ये जो यकृत की दाईं पाली है, इसके अंदर एक दूसरी छोटी संरचना पाई जाती है। इस छोटी संरचना को कहते हैं पित्ताशय और इस पित्ताशय का नाम आप लोगों ने सुना होगा गोल ब्लेडर। पित्ताशय का नाम आप लोगों ने सुना होगा गोल ब्लेडर। अब ये जो गोल ब्लेडर है, ये गोल ब्लेडर काम करवाता है पित्त का संग्रहण। गोल ब्लेडर पित्त का संग्रहण। देखो, पित्त का निर्माण होता है यकृत में और उसको स्टोर करने का कार्य होता है गोल ब्लेडर का। अब ये जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से निकलने वाली नली इस प्रकार से इस लीवर से निकलने वाली नली के द्वारा या यकृत के द्वारा निकलने वाली नली के द्वारा जुड़कर नीचे की ओर चली जाती है और नीचे की ओर जाकर अग्नाशय ग्रंथि से आने वाली नलिका के द्वारा जुड़ जाती है और अग्नाशय नलिका के द्वारा जुड़कर एक नली का निर्माण करती है और वो नली फिर ग्रहणी भाग में खुल जाती है। अब इस ग्रहणी भाग में जहां पर ये जो दोनों के संयोजन से बनी हुई नलिका खुल रही है, यहाँ पर एक और अवरोधनी पाई जाती है। इस अवरोधनी को कहते हैं ओडी की अवरोधनी। ये ओडी की अवरोधनी अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस और पित्ताशय से पित्त रस, इन दोनों को छोटी आंत में तो जाने देती है, परंतु छोटी आंत से पाचित पदार्थों को आने से रोकने का कार्य करती है। इसी प्रकार से आगे फर्दर अगर यदि आप लोग थोड़ा सा और देखना चाहें तो ये जो कोलोन वाला भाग है, इस कोलोन वाले भाग में कुछ इस प्रकार के आपको उभार दिखाई दे रहे होंगे। तो इस कोलोन में ये जो उभार होते हैं, इन उभारों को कह देते हैं होस्ट्रा। इन उभारों को होस्ट्रा कह देते हैं। इसी प्रकार से इस भाग के अंदर आप लोग अनुदैर्ध्य वलन, यानी इसमें अनुदैर्ध्य पेशियां इकट्ठी होकर फोल्ड्स बना लेती है, उन वलनों को अनुदैर्ध्य वलन। इन अनुदैर्ध्य वलनों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य वलन, इनको कहते हैं टीनिया कोली। अनुदैर्ध्य वलन टीनिया कोली कहलाते हैं, टीनिया कोली कहलाते हैं। तो जब हम पाचन तंत्र की संरचना देखते हैं तो पाचन तंत्र की संरचना में हमारे को निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। एक बार फिर से इनका ब्रीफ रिव्यू देखें हम तो सर्वप्रथम मुख होता है। मुख गुहा में खुलता है। मुख के दोनों ओर ऊपर और नीचे की ओर, मुख के दोनों ऊपर और नीचे ओष्ठ पाए जाते हैं। मुख गुहा में आधार पर जीभ होती है तथा ऊपर की ओर तालु होता है। तालु का आगे वाला भाग कठोर और पीछे वाला भाग कोमल होता है। कोमल वाले तालु को जो लटका हुआ भाग होता है उसको योला या काग या कौवा कहते हैं, जो कि भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकने का कार्य करता है। अब ये जो मुख गुहा है, ये मुख गुहा और नासा गुहा दोनों एक कक्ष में खुलती है। इस कक्ष को ग्रसनी कह देते हैं। ये जो ग्रसनी वाला भाग होता है, इस ग्रसनी वाले भाग में पाचन और श्वसन दोनों ही तंत्रों के लिए ये उभयनिष्ठ मार्ग होता है। अब यहाँ पर इस ग्रसनी भाग में दो नलिकाएं खुलती है। अधर सतह पर होती है श्वास नली तथा पश्च सतह पर होती है भोजन की नली। भोजन की नलिका को कहते हैं ग्रसिका। ग्रसिका में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। यह केवल और केवल भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है।
इस ग्रसिका के प्रारंभिक भाग में रेखित या ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है और तथा इसके अंतिम भाग में अरेखित और अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। ग्रसिका डायफ्राम को भेद कर एक पेशीय थैले समान संरचना में प्रवेश करती है जिसको आमाशय कहते हैं। इस आमाशय में भोजन को संग्रहित करने के साथ साथ इसमें जठर रस भी मिलाया जाता है। उस जठर रस के कंपोनेंट और उस जठर रस के कार्य हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस आमाशय की जब संरचना देखते हैं तो इस आमाशय के 4 भाग होते हैं। इसमें जहां पर ग्रसिका खुलती है वो वाला आमाशय का भाग कार्डियक कहलाता है। इस कार्डियक के पास स्थित फंडस और इसका बड़ा वाला भाग कहलाता है बॉडी तथा इसका अंतिम भाग कहलाता है पाइलर्स। जहां पर ग्रसिका खुलती है वहां पर एक गोलाकार अवरोधनी पाई जाती है। अब ये अवरोधनी भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देती है परंतु वापस आमाशय से मुख गुहा में प्रवेश नहीं करने देती। इसी प्रकार से अंतिम भाग पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे पाइलोरिक अवरोधनी कहते हैं, जो कि भोजन को छोटी आंत्र से आमाशय में आने से रोकती है। अब भोजन आमाशय से छोटी आंत्र जुड़ी होती है। छोटी आंत्र के फिर से 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों में पहला भाग जो होता है वो होता है ग्रहणी, दूसरा होता है अग्रशुदांत्र और तीसरा होता है शुदांत्र। जब ग्रहणी की बात करते हैं तो ग्रहणी वाला भाग सी आकार का होता है तथा आगे का अत्यधिक कुंडलित भाग अग्रशुदांत्र और उससे भी अधिक कुंडलित भाग शुदांत्र कहलाता है। अधिकांश पाचन और अवशोषण की क्रियाविधि शुदांत्र वाले भाग में ही संपन्न होती है। अब ये जो शुदांत्र है ये शुदांत्र या छोटी आंत्र बड़ी आंत्र में खुलती है। अभी मैंने आपको बताया कि छोटी आंत्र की लंबाई अधिक परंतु व्यास कम होता है, जबकि बड़ी आंत्र की लंबाई कम और व्यास अधिक होता है। अब ये जो छोटी आंत्र का अंतिम भाग इलियम वाला भाग एक बंद कक्ष में खुलता है। उस बंद कक्ष को सीकम कहते हैं। अब इस इलियम और सीकम इन दोनों के संधि स्थल पर एक छोटा सा कपाट पाया जाता है जिसे इलियोसिकल या त्रिकांत्र कपाट कहते हैं। यह त्रिकांत्र कपाट भोजन को सीकम से पुनः छोटी आंत में जाने से रोकता है। उसके पश्चात बड़ी आंत्र का दूसरा भाग आता है। उस बड़ी आंत्र के दूसरे भाग को कहते हैं कोलोन या वृद्धांत्र। कोलोन की जब बात करते हैं तो कोलोन के अंदर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को ओस्ट्रा तथा इसमें लंबाई के समानांतर वलन पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य वलन। उन अनुदैर्ध्य वलनों को टीनिया कोलाई कहते हैं। जब कोलोन की बात करते हैं तो कोलोन का पहला जो भाग होता है वो ऊपर की ओर गति करने वाला आरोही, फिर इसके पश्चात अनुप्रस्थ, फिर अवरोही और अंतिम भाग कहलाता है सिग्मोइड कोलोन। और जो सिग्मोइड कोलोन होता है वो मलाशय में खुलता है। मलाशय अपशिष्ट और अपाचित पदार्थों का एकत्रण करने का कार्य करता है जिनको कि गुदा के द्वारा शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। अब आप लोगों को अभी मैंने एक विशेष बात बताई कि जो घास खाने वाले प्राणी हैं उन घास खाने वाले प्राणियों में अपेंडिक्स भी पाई जाती है जिसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जिनसे सेलुलोज नाम का एंजाइम निकलता है जो कि सेलुलोज का पाचन करवाता है। जबकि मानव में यह संरचना अवशेषी होती है। इसी कारण सेलुलोज का पाचन करने वाले सहजीवी जीवाणु नहीं पाए जाते। इस कारण मानव में सेलुलोज का बिल्कुल ही पाचन नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे आगे कि आहार नाल के इन विभिन्न घटकों में भोजन का पाचन किस किस प्रकार से होता है, किस किस प्रकार का रस उनमें मिलाया जाता है, कौन सा एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं पाचन और अवशोषण की क्रियाविधि।